ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Onion is sold for 5 consecutive months at the rate of rupees 10, 20, 25, 25 and 50 per kg। तो 5 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं। रेट हमें गिवन है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, 25 rupees and 50 rupees per kg. A family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months. तो first 3 months में जो amount spend किया गया है वो equal है and then spends half that amount on onion for each of the next 2 months. The average expense for onion in rupees per kilogram for the family over these 5 months is closest to. क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर हम एवरेज की फॉर्म में निकाल रहे हैं, हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट अस से फर्स्ट 3 मंथ्स में जो फैमिली है उन्होंने 100 रुपीज पर मंथ स्पेंड किए। नेक्स्ट 2 मंथ्स में हाफ ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 50 रुपीज पर मंथ स्पेंड किए। तो अगर हमें यह पता करना हो टोटल कितना अमाउंट इन्होंने स्पेंड किया है तो जवाब होगा 400 रुपीज। टोटल क्वांटिटी कितनी परचेज की है? 100 divided by 10, we can say 10 kilogram here. 100 divided by 20, 5 kilogram. 100 divided by 25, 4 kilogram. 50 divided by 25, 2 kilograms. And 50 divided by 50, 1 kilogram. तो टोटल जो अनियंस परचेज किए गए हैं वो हो गए हैं 15, 19, 20 into 22 किलोग्राम। 22 किलोग्राम अनियंस फॉर रुपीज 400। एवरेज प्राइस के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल अमाउंट स्पेंट को डिवाइड करना होगा टोटल क्वांटिटी परचेज से। सो वी विल गेट 200 अपॉन 11। दिस इज 18 2 over 11, या इसको हम 18.18 भी कह सकते हैं। हमें क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 inches is inscribed in a triangle ABC where angle ABC is equal to 90 degree. If BC is equal to 10 inches, then the area of the triangle in square inches is. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी, जहां एंगल बी 90 डिग्री है। एक सर्कल हमने इस ट्राइंगल में इंस्क्राइब किया है। इस सर्कल की डायमीटर हमें 8 इंचेस गिवन है। इंस्क्राइब करने का मतलब है ये सर्कल इस ट्राइंगल की 3 साइड्स को टच कर रहा है। यहां पर लेटेस्ट इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है डी, यहां पर पॉइंट ई और यहां पर पॉइंट एफ। BC जो है उसकी लेंथ हमें गिवन है 10 इंचेस। सो BC इज इक्वल टू 10 इंचेस। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर हमें फोकस करना होगा। अगर हम पॉइंट DEF को इस सर्कल के सेंटर से कनेक्ट कर दें तो जो लाइन हमारे पास आएंगी वो परपेंडिकुलर होंगी रेस्पेक्टिवली ऑन AB, BC एंड AC। दैट मीन्स अगर हम सेंटर से इन तीनों को कनेक्ट कर दें तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो सर्कल में टेंजेंट के साथ जुड़ी हुई है। दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। डायमीटर हमें 8 इंचेस गिवन है तो रेडियस कितनी होगी 4। तो लेट अस से इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। नाउ क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री है तो ये चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा। चारों एंगल 90 डिग्री हो गए और एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल हो गई है तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया है। तो BD की लेंथ भी 4 होगी और BE की लेंथ भी 4 होगी। कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ EC? टोटल लेंथ हमें 10 गिवन है, ये 4 है तो ये 6 होगी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें सर्कल की याद रखनी होगी कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों ही टेंजेंट्स की जो लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल होती है। C से CE एक टेंजेंट हो गया और CF एक टेंजेंट हो गया तो CE और CF इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ये लेंथ हमें नहीं मालूम है, लेट अस से ये x है तो ये भी x होगी।
अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ AB? AB की लेंथ हो गई है x+4 एंड लेंथ ऑफ AC ये हो गई है x+6। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यहां पर AC है x+6, AB है x+4 और BC है 10। करेक्ट? एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर से स्क्वायर लिखना होगा हमें, प्लस 16 प्लस 8x एंड प्लस 100। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। 12x है, 8x है, 8x लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास बचेगा 4x। 36 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 116 माइनस 36 दैट इज 80। सो x इज इक्वल टू 20। जैसे ही x 20 हुआ, लेंथ ऑफ AB हो जाएगी 24 और लेंथ ऑफ AC हो जाएगी 26। ट्राइंगल का एरिया हमसे पूछा गया है। सबसे बेसिक फॉर्मूला है हमारा हाफ इंटू बेस, अगर हम BC को बेस ले लेते हैं, इंटू हाइट दैट इज AB। तो डिजायर्ड एरिया होगा हाफ इंटू 10 इंटू 24, 240 डिवाइडेड बाई 2, 120 स्क्वायर इंचेस। टाइम एंड वर्क पर बेस्ड ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अनु, वीनू एंड मनु कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 15 days, 12 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। लेटर से हम अनु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर ए से, वीनू को लेटर बी से और मनु को लेटर एम से। A takes 15 days, V takes 12 days and M takes 20 days to complete a work. Vinu works every day. Okay. Anu works only on alternate days starting from the first day. तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डेज लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो। वीनू जो है वो हर एक दिन काम कर रहे हैं। सो वीनू इज वर्किंग एवरी डे। Okay. What about Anu? He works on alternate days starting from the first day. Alternate day that means वो day 1 work करेगा, day 3, day 5 and day 7 and so on. What about Manu? Works only on alternate days starting from the second day. So works on second day, fourth day, sixth day, eighth day and so on. Then the number of days needed to complete the work is. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप एक वर्क अज्यूम कर लें। लेटेस्ट से हमने वर्क अज्यूम किया है 60 यूनिट्स। 60 अज्यूम करने के पीछे लॉजिक ये है कि हम फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें। 60 एलसीएम है 15, 12 एंड 20 का। नाउ 60 यूनिट्स को करने में अनु को 15 डेज लगते हैं, तो अगर हम उसका वन डे वर्क निकालना चाहें तो वो होगा 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 यूनिट्स। ऐसे ही वीनू का वन डे वर्क होगा 5 यूनिट्स और मनु का वन डे वर्क होगा 3 यूनिट्स। जब वीनू और अनु वर्क कर रहे हैं तो उनका कंबाइंड वन डे वर्क कितना होगा? 5 + 4 9 यूनिट्स। और जब वीनू और मनु काम कर रहे हैं तो उनका कंबाइंड वन डे वर्क कितना होगा? 5 + 3 8 यूनिट्स। हम चाहते हैं टोटल 60 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो। सो 9 8 ये इसी तरह से चलता रहेगा, 9 8 9 8। थोड़ा सा केयरफुल रहें, आप ऐड भी करते जाएं साथ साथ में। 17 × 3 51 हो चुका है। तो जैसे ही 7th डे 9 यूनिट कंट्रीब्यूट होंगे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो वर्क कंप्लीट होने में कुल कितने दिन लगेंगे? 7 डेज। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स n that satisfy the inequalities ये हमें गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होगा हम एक नंबर लाइन यहां पर ड्रॉ कर लें।
अगर हम इन तीन वैल्यूज को इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर दें तो हमारे पास में n की वैल्यूज आएंगी 20, 60 एंड 100। तो लेट अस से दिस इज n इक्वल्स टू 20। ये हो गया है जब हम 60 ले लें और यहां पर 100 ले लें। क्योंकि मॉड्यूलस साइन लगा हुआ है, हमें ध्यान रखना है सिर्फ एक बात का कि चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू लें चाहे नेगेटिव वैल्यू लें, फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। हमारा फोकस होना चाहिए गैप में। जैसे अगर मैं n की वैल्यू मान लीजिए 50 लेता हूं तो 50 माइनस 20 करने पर 30 आ रहा है। और अगर मैं n की वैल्यू -10 भी ले लूं तो -10 माइनस 20 का मॉडुलस लेने पर 30 आ रहा है। हमारी कंसर्न सिर्फ गैप में होनी चाहिए कि n की वो वैल्यू हम लें जहां पर n माइनस 20 का मॉडुलस बाकी दोनों के मॉडुलस से बड़ा। तो क्या हम n यहां पर ले सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो ये गैप और ये गैप अगर आप कंपेयर करें n-100 और n-20 में तो डेफिनेटली n-100 का जो गैप है वो n-20 से बड़ा है। तो हमारे लिए n 20 से छोटा अगर कोई नंबर है तो वो काम का नहीं होगा। क्या हो अगर हम n को 60 ले लें? उस केस में क्या होगा, ये जो गैप है ये भी 40 होगा और ये वाला गैप भी 40 होगा। हम ये चाहते हैं हमारा ये गैप बड़ा हो, सो देयरफॉर हम n की वैल्यू यहां भी नहीं ले सकते हैं। क्या हम n की वैल्यू यहां ले सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला गैप इस वाले गैप से बड़ा है और इनफैक्ट ये वाला गैप इस गैप से भी बड़ा है। सो n-20 सबसे बड़ा कब हो रहा है? जब हम n की वैल्यू 60 के राइट साइड में लेते हैं। वी कैन टेक 61, 62, 63। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी यहां पर ये फुलफिल हो गई है। अच्छा क्या हो अगर हम n की वैल्यू यहां ले लें? अगेन आप देखेंगे ये गैप सबसे बड़ा है, यहां पर ये गैप सबसे छोटा होगा और ये वाला गैप बीच में होगा। बट हमें ये भी इंश्योर करना है कि n-100 n-60 से बड़ा हो ये वाला गैप। तो इसका मतलब है क्या हम n की वैल्यू यहां ले सकते हैं बिल्कुल मिडिल में से 80? ऐसा करने पर ये गैप और ये गैप आपस में इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखिए हमें ये इंश्योर करना है कि n-100 का मॉडुलस जो हम ले रहे हैं वो n-60 से बड़ा हो। तो क्या हम ये यहां ले सकते हैं 80 से राइट साइड में? प्रॉब्लम क्या होगा, तब ये गैप बड़ा हो जाएगा, ये गैप छोटा हो जाएगा। तो हम किसी भी हालत में n की वैल्यू 80 या 80 से बड़ी नहीं ले सकते। तो अगर ये 80 की लाइन है और ये सपोज हमने n की वैल्यू 79 ले ली तो आप देखेंगे ये जो गैप होगा ये इस गैप से छोटा होगा, राइट? एंड ये वाला गैप सबसे बड़ा। तो इससे एक बात हमें समझ में आ गई है कि n की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हम क्या क्या ले सकते हैं। हम n की वैल्यू 60 नहीं ले सकते, अदरवाइज उस केस में n-20 और n-100 इक्वल हो जाएगा। तो n की सबसे छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं 61, राइट? और n की सबसे बड़ी वैल्यू हम 80 नहीं ले सकते, वी कैन टेक 79। तो 61 से 79 तक जो भी n की इंटीजर वैल्यूज है वो हम ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक टोटल 19 वैल्यूज पॉसिबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें fx गिवन है x² प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x² माइनस 7x माइनस 18। हमें पता करना है इट विल बी नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ x² प्लस 2x माइनस 15, इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। ऐसे ही x² माइनस 7x माइनस 18 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। हम ये चाहते हैं ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। इनइक्वालिटी की एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी, अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, पर अगर एक नेगेटिव नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक सेफ अप्रोच ये होती है कि आप इसे पॉजिटिव बना दें। इसके लिए अगर हम न्यूमरेटर को x माइनस 9 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 9 एंड x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो डिनोमिनेटर पे टर्म है वो स्क्वायर हो जाएंगी।
एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास में एक रियल नंबर गिवन है तो रियल नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है ये या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज एक्स एक रियल नंबर है। अच्छा, डिनोमिनेटर को 0 भी हमें नहीं करना है, तो हमें इंश्योर करना होगा कि x की वैल्यू किसी भी हालत में 9k या -2 के इक्वल ना हो। अगर ऐसा हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर हम इन दो वैल्यूज को अवॉइड कर सकें तो फिर आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लें, आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो इसको हम रीराइट कर देते हैं x + 5 multiplied by x + 2 multiplied by x - 3 and x - 9 is less than 0। अच्छा, इसके बाद जो अप्रोच है वो भी बहुत बेसिक अप्रोच है, सर्टेनली आपने अपने कंसेप्ट लेक्चर्स में पढ़ी होंगी। हम क्या करते हैं, इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी -5, एक वैल्यू आ जाएगी -2, एक वैल्यू आ जाएगी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी 9। ना ध्यान रखिए, अगर हम इन चारों x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x की पावर 4 आएगा। जो कोएफिशिएंट है वो एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है हम एक्सट्रीम राइट रीजन को पॉजिटिव लिखेंगे, फिर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ये कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो हम लिखते नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो। हम ढूंढ रहे हैं लेस देन 0। लेस देन 0 की अगर हम बात करें यानी नेगेटिव, एक तो ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन। ये कौन सा रीजन है, जहां x की वैल्यू -5 से बड़ी और -2 से छोटी, और ये रीजन कौन सा होगा, जहां x की वैल्यू 3 से बड़ी, 9 से छोटी। चार ऑप्शंस पे नजर डालें तो थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अमर, अकबर एंड एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर। 1 ईयर कहीं या 12 मंथ्स कहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट अस से अमर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर एम से और अकबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर के से। तो अमर एंड अकबर ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अकबर एंड एंथनी कैन कंप्लीट इन 16 मंथ्स। सो अकबर को हमने के से रिप्रेजेंट किया है, लेट्स से एंथनी को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन्होंने दोनों ने मिलके लिए हैं 16 मंथ्स। एंड एंथनी एंड अमर कैन कंप्लीट इन 2 years। एंथनी एंड अमर कैन कंप्लीट इन 2 years, that is 24 months। If the person who is neither the fastest nor the slowest works alone, the time in months he will take to complete the project is। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होगी, एक वर्क आप अज्यूम कर लीजिए। लेटेस्ट से वर्क हमने अज्यूम किया है इन तीनों ही नंबर्स का एलसीएम, दैट इज 48 यूनिट्स। तो अगर हम अमर और अकबर का 1 मंथ वर्क निकालना चाहें तो वो होगा 48/12 यानी कि 4 यूनिट्स। ये होगा 48/16 यानी कि 3 यूनिट्स एंड 48/24 2 यूनिट्स। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये टोटल आ गया है 9 यूनिट्स वर्क। बट याद रखिए ऐड करने पर यहां पर ट्वाइस ऑफ अमर, ट्वाइस ऑफ अकबर एंड ट्वाइस ऑफ एंथनी होगा। तो अमर, अकबर और एंथनी का 1 मंथ पर क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.5 यूनिट्स। क्या हम इंडिविजुअल मेंबर्स का वर्क निकाल सकते हैं पर मंथ बेसिस पे? अमर, अकबर और एंथनी में से अगर हम इन तीनों जो ग्रुप्स हैं उनका वर्क सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इंडिविजुअल मेंबर्स का पर मंथ वर्क कंट्रीब्यूशन जो है वो मालूम हो जाएगा। m प्लस के प्लस एन में से m प्लस के सब्ट्रैक्ट कर दें तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5 माइनस 4 दैट इज 0.5 यूनिट्स पर मंथ। ऐसे ही m प्लस के प्लस एन में से k और n सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास m आ जाएगा 4.5 माइनस 3 1.5 यूनिट्स पर मंथ। और अगर 4.5 में से हम ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी m प्लस के प्लस एन में से n प्लस m सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास k आ जाएगा और ये होगा 2.5 यूनिट्स।
हमें किस पर्सन पे फोकस करना है? जो ना फास्टेस्ट हो ना स्लोएस्ट हो। दैट मीन्स एंथनी और अकबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस होगा अमर पे। तो अगर अमर अकेले इस प्रोजेक्ट को करना चाहे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? प्रोजेक्ट है 48 यूनिट्स, अमर का 1 मंथ कंट्रीब्यूशन है 1.5 यूनिट्स। सॉल्व करने पर 32 मंथ्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि ये डेटा बेस क्वेश्चन है, हमें टाइप करना होगा 32। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अमल परचेजेस सम पेन्स एट ₹8 ईच। लेट अस से नंबर ऑफ पेन्स परचेज जो किए हैं वो है n, ₹8 पर पेन हमारी प्राइस है, तो टोटल जो अमाउंट हम स्पेंड करेंगे वो होगा 8n। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स वेज। लेट अस से फिक्स वेज है W। तो ये ओवरऑल हमारा अमाउंट स्पेंड हो चुका है। यहाँ पर नंबर ऑफ पेन जो हमने परचेज किए उनकी कॉस्ट प्लस वेज। इफ ही सेल्स 100 ऑफ दीज पेन्स एट ₹12 ईच, 100 पेन्स 12 रुपीज पर पेन की रेट से सेल करेगा, तो 1200 रुपीज तो यहां मिलेंगे। इफ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट ₹11 ईच, रिमेनिंग पेन हो गए हैं n-100, इन्हें सेल किया गया है इस रेट पर, तो यहां अमाउंट मिलेगा 11n minus 1100। ही मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹300। यानी यहां पर जो पैसा आया और यहां पर जो पैसा आया, इसको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से 300 रुपीज ज्यादा होगी। सो वी कैन से 1200 प्लस 11n minus 1100, this is equal to 8n plus w plus 300। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई है। While he makes a net loss of ₹300 if the remaining pens are sold at ₹9 each, remaining pens हो गए हैं n-100। अगर हम इन्हें ₹9 ईच की रेट पर सेल करते हैं तो यहां रेवेन्यू क्या आएगा? 9n minus 900। ओवरऑल रेवेन्यू कितना होगा? 1200 प्लस 9n minus 900, and this is equal to 8n plus w minus 300। क्योंकि लॉस हो रहा है, हमने यहां पर वैल्यू को माइनस कर दिया। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? 1200 कैंसिल, 11n minus 9n, ये हो गया 2n minus 200 is equal to 8n और w कैंसिल, ये हो गया 600। सो 2n हो जाएगा 800, n की वैल्यू हो जाएगी 400। तो टोटल पेन्स जो परचेज किए गए थे वो थे 400। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास में w आ जाएगा। सो 1200 माइनस 1100, ये हो गया है 100, प्लस 11 इंटू 400, ये हो गया 4400, इज इक्वल टू 400 इंटू 8, 3200 प्लस 300, ये हो गया 3500 प्लस w। 4500 में से 3500 निकालें तो w की हमारी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज। क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है, हमें यहां पर 1000 रुपीज आंसर लिखना होगा। ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट compounded annually if the interest accrued during the second and third year are 806.25 and 866.72 respectively, the interest accrued in Indian rupees during the fourth year is nearest to। दो कंसेक्यूटिव ईयर का अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हो, जैसे कि यहां पर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 806.25 एंड 866.72, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं और इसका बड़ा बेसिक फॉर्मूला होगा डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 60 डिवाइडेड बाय 806.25, अगेन हम 0.25 को इग्नोर करें, इनटू 100। तो इससे हमें एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। नाउ यहां पर भी हम कैलकुलेशन अवॉइड कैसे कर सकते हैं?
इसका 10% होगा 80.6, क्योंकि ये 60 है। अगर ध्यान से देखें, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3/4। तो अगर ये 80.6 होता तो हम कहते हैं 10%, क्योंकि ये 60 है तो ये 3/4 ऑफ 10%, दैट मीन्स 7.5% है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7.5% आ गया है। नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करें, जैसे यहां पर अगर हम 7.5% इसमें ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है। यहां पर भी अगर हम इसका 7.5% निकाल के ऐड कर दें तो हमारी 4th ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। 7.5% भी अगेन हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, हम एक काम करें, 5% निकालें और फिर 2.5% उसमें ऐड कर दें। 5% निकालना भी आसान है, 10% निकालें और उसका हाफ कर दें। इसका 10% क्या होगा, 86.67, वी कैन सी 86.68 अप्रोक्सीमेटली। तो 5% इसका हाफ होगा 43.34, राइट। और 2.5% इसका भी हाफ होगा 21.67। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, वी विल गेट 7.5%। दिस इज 0, 1, 5 एंड 6, 65.01 ये हमारा यहां पर वैल्यू आया है। किसको यहां ऐड कर दें, सो दिस विल बी 7, 3, 5 and 6, 11, we can carry 1, and 12 and 1, 13, and 1 carry 9, 31.73 अप्रोक्सीमेटली। आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो वैल्यू है वो इसके क्लोजेस्ट है और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 14 seconds when running in opposite directions along parallel tracks. क्रॉसिंग टाइम का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है क्रॉसिंग टाइम t इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम इनकी स्पीड्स को ऐड कर देंगे। तो क्रॉसिंग टाइम हमें 14 सेकेंड्स गिवन है। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग। लेट अस से फास्टर ट्रेन वो है जिसकी स्पीड v1 है। तो हमारे पास में L1 की वैल्यू आ गई है 160। क्रॉसिंग टाइम t जो है वो हमें गिवन है 14 seconds. So the faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. Now जब एक ट्रेन लैम्प पोस्ट को क्रॉस करती है तो क्रॉसिंग टाइम हमें गिवन है 12 सेकेंड। ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है 160 मीटर। लैम्प पोस्ट की लेंथ हम नेग्लिजिबल मानते हैं एज कंपेयर टू ट्रेन, तो उसे हम 0 ले लेते हैं। लैम्प पोस्ट स्टेशनरी है तो जो ट्रेन मूव कर रही है उसी की स्पीड हम रिलेटिव स्पीड लिखेंगे और वो होगी v1। तो इस कंडीशन से हम v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा 160 डिवाइडेड बाय 12। दोनों ही नंबर्स 4 से डिविजिबल है तो 40/3 मीटर्स पर सेकेंड हमारी फास्ट ट्रेन की स्पीड आ गई है। इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन। नाउ 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए इसे आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड फास्टर ट्रेन के मुकाबले 5/3 मीटर पर सेकेंड कम है, तो यहां से हम v2 निकाल सकते हैं 40/3 माइनस 5/3। तो ये वैल्यू हो गई है 35/3 मीटर पर सेकेंड। हमें जो दूसरी ट्रेन है यानी L2 की लेंथ हमें निकालनी। अब सिर्फ वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। क्रॉसिंग टाइम है 14, L1 इज 160, L2 हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय v1 ये हो गया है 40/3 एंड v2 35/3। 40/3 और 35/3 ऐड करेंगे तो 75/3। 75 3 से डिविजिबल है, विल गेट 25। तो 25 into 14 अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 350 एंड दिस इज इक्वल टू L2 प्लस 160। Therefore L2 will be 190। थर्ड ऑप्शन
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A basket of 2 apples, 4 oranges and 6 mangoes cost the same as a basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mangoes, or a basket of 8 oranges and 7 mangoes. एक काम करते हैं, एक एप्पल की कॉस्ट मान लेते हैं A, एक ऑरेंज की कॉस्ट मान लेते हैं R, और एक मैंगो की कॉस्ट मान लेते हैं M। अगर हम कंडीशन अप्लाई करें 2A प्लस 4R प्लस 6M, ये इक्वल होगा किसके? 1A, या सिर्फ हम A लिख सकते हैं, प्लस 4R प्लस 8M, और ये इक्वल होगा 8R प्लस 7M की। Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost as the other basket. अगर हम सिर्फ मैंगोज की बास्केट बनाएं तो कुल कितने मैंगोज होंगे, ये हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे फोकस करें, ए को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ए इज इक्वल टू, ये 4R से 4R कैंसिल हो जाएगा, 6M राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2M। तो एप्पल की कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मैंगो की कॉस्ट में हमने लिख दिया है। ए की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट से यहां पर हम करें तो 2M प्लस 8M, ये हो गया है 10M प्लस 4R, दिस इज इक्वल टू 8R प्लस 7M। फर्दर सॉल्व करें, 3M इज इक्वल टू 4R। आप चाहे तो R की वैल्यू फर्दर M की टर्म में लिखते हैं, या डायरेक्टली हम एक काम करें, यहां पर 8R 6M के इक्वल लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते तो 8R की जगह जैसे ही हम 6M लिखेंगे, 6M प्लस 7M, ये हो जाएगा 13M। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट्स इज 13। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज हॉस्पिटल ए एडमिटेड 21 लेस कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स देन हॉस्पिटल बी एंड ऑल इवेंचुअली रिकवर्ड। The sum of recovery days for patients in hospitals A and B were 200 and 152 respectively. If the average recovery days for patients admitted in hospital A was 3 more than the average in hospital B, then the number admitted in hospital A. दो हॉस्पिटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, A and B। तो जो रिकवरी डेज थी उनका अगर हम सम करें तो ये हमें गिवन है 200 and 152। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हॉस्पिटल ए में एडमिट हुए थे वो 21 लेस थे देन द नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल बी में। लेट से यहां पर x एडमिट हुए थे तो यहां पर एडमिट हुए होंगे x माइनस 21। एवरेज रिकवरी डे के बारे में भी बात की गई है। एवरेज रिकवरी डे हम कैसे निकालेंगे? टोटल रिकवरी डेज को अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट से डिवाइड कर दें तो यहां पर ये होगा 200 अपॉन x माइनस 21, और यहां पर ये होगा 152 अपॉन x। इट इज गिवन कि जो हॉस्पिटल ए में है एवरेज रिकवरी डे जो है वो 3 मोर है देन बी, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 3 ज्यादा। अब एक इक्वेशन आ गई है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। रीराइट कर लेते हैं, 200 अपॉन x माइनस 21 इज इक्वल टू 152 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 200x इज इक्वल टू 152x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 21 इंटू 152, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस 63x। तो रीराइट करें, 3x स्क्वायर, ये 200x को हम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, यहाँ 152x है, ये 63x है, तो वी विल गेट माइनस 111x एंड देन माइनस 21 इंटू 152।
इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 7 इंटू 152 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक हो जाएगा माइनस 56x और एक हो जाएगा 19x। माइनस 7 इंटू 152 इज इक्वल टू 0। x यहां कॉमन ले लें, x माइनस 56, यहां पर 19 अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस 56। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 56 x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी 56 और माइनस 19। नंबर ऑफ पेशेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू 56 आ गई है। बी केयरफुल, क्वेश्चन को मार्क करने से पहले चेक कर लें कि आपसे फाइनली क्या पूछा गया है। नंबर एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए पूछा गया है, दैट इज हमें x माइनस 21 निकालना है, ना कि x। अगर x 56 है तो x माइनस 21 हो जाएगा 35। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स of 3 or more distinct numbers that can be chosen from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 so that the groups always include 3 and 5 while 7 and 8 are never included together. Now यहाँ पर हमें 3 or more distinct numbers को चूज करना है। टोटल 8 distinct numbers हमें गिवन है, तो या तो हमें 3 numbers को चूज करना है, या 4 को, या 5 को, या 6 को, या 7 को, या 8 को। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर अलग अलग केसेस हम बना लेते हैं। जैसे हमने ये 3 नंबर्स चूज कर रहे हैं, यहाँ पर 4, यहाँ 5, 6, 7 और 8। इनमें से हर बार हमें 3 एंड 5 को तो चूज करना ही है। तो अगर हम 3 और 5 की बात करेंगे तो ये हमारे सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमें इन दोनों को तो इंक्लूड करना ही होगा। ओके, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग नंबर्स? यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी हालत में 7 एंड 8 एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब क्योंकि हमें यहां पर एक ही नंबर सेलेक्ट करना है, हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स में से एक नंबर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन 6C1 वेज, या हम कहेंगे 6 वेज में। व्हाट अबाउट 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स? हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, 1, 2, 4, 6, 7, 8। उनमें से 2 हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन 6C2 वेज। बट बी केयरफुल, यहां पर एक केस वो होगा जब 7 एंड 8 दोनों को हमने इंक्लूड किया हुआ है या सेलेक्ट किया है, वो परमिसिबल नहीं है, तो उस एक केस को हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। 6C2 होता है 15, माइनस 1 करने पर वी विल गेट 14। चलिए इस केस के बारे में बात करें। 6 डिस्टिंक्ट मेंबर्स में से हमें 3 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। इट कैन बी डन इन 63 वेज, लेकिन इनमें से हमें वो केसेस निकालने होंगे जब हमने 7 एंड 8 को इंक्लूड कर लिया है। तो लेट अस से अगर हम 7 और 8 को इंक्लूड कर लें, तो अब ये जो बचा हुआ एक नंबर है, ये बाकी बचे हुए 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स में से हम सेलेक्ट करेंगे, एंड इट कैन बी डन इन 4C1। 63 की वैल्यू होती है 20, माइनस 4C1 इज 4, तो यहां पर हमारे पास 16 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम 4 नंबर्स लेते हैं, सेम अप्रोच, 6C4, लेकिन जब 7 और 8 को हम इंक्लूड करेंगे, वो केसेस हटाने होंगे, तो हमारे पास ये जो 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, वो रिमेनिंग 4 में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 6C4 होता है 15, 4C2 होता है 6, 15 माइनस 6 करने पर वी विल गेट 9। एक और केस है, 6 डिस्टिंक्ट मेंबर्स में से हमें 5 को सेलेक्ट करना है। इट कैन बी डन इन 6C5 वेज, लेकिन अगेन हमें वो केसेस यहां पर सब्ट्रैक्ट करने होंगे जब हमने बाकी 3 नंबर्स लिए हैं डिफरेंट और 7 और 8 को इंक्लूड किया है। सो ये बाकी 3 नंबर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अवेलेबल 4 डिस्टिंक्ट मेंबर्स इन 4C3 वेज। अगेन 6C5 होता है 6, 4C3 होता है 4, और इन दोनों का डिफरेंस 2। ये जो केस है ये हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 6 डिस्टिंक्ट मेंबर्स में से अगर हम 6 को सेलेक्ट कर लें, इसका एक ही तरीका होगा, और उस एक तरीके में हर हालत में 7 और 8 शामिल होंगे ही होंगे,
तो वो 1 अगर माइनस आप कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये जितने भी नंबर्स हमारे पास आए इनका अगर हम सम कर लें तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 and 14 20, यहाँ पर 16 and 2 18 and 9 27, 20 and 27 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 47। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे equals what सीता alone earns in 6 days. लेट अस से नीता एक दिन में अर्न करती है n रुपीस, गीता एक दिन में अर्न करती है g रुपीस। तो इन दोनों का वन डे की जो कंबाइंड अर्निंग है वो सीता की 6 डेज की अर्निंग के इक्वल है। लेट अस से सीता एक दिन में s रुपीस अर्न करती है तो 6 डेज में वो अर्न करेंगी 6 इंटू s। यहां से हम n प्लस g और s का रेशियो निकाल सकते हैं 6/1। तो अगर हमें सीता विद रेस्पेक्ट टू टोटल निकालना होता तो बड़ा आसान हो जाता। सीता अर्न करती है 1, जब ये तीनों अर्न करते हैं 7। नेक्स्ट, द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे, सीता एंड नीता का वन डे इज इक्वल टू व्हाट गीता अलोन अर्न्स इन 2 days, ट्वाइस ऑफ गीता। तो यहां पर s प्लस n अपॉन g, ये हमारे पास आ जाएगा 2/1। तो अगेन क्या हम गीता का विद रेस्पेक्ट टू टोटल रेशियो निकाल सकते हैं? ये होगा 1/3। अगर इन दो रेशियोज पे नजर डालें तो डिनोमिनेटर पे हमने टोटल लिया है बट यहाँ वैल्यूज डिफरेंट हैं। एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 और 3 से ऊपर और नीचे, और यहाँ हमने 7 और 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये वैल्यू हो गई 3/21 और ये वैल्यू हो गई 7/21। दैट मीन्स अगर टोटल अर्निंग इनकी वन डे की हम 21 लेते हैं तब सीता की वन डे अर्निंग होगी 3 और गीता की वन डे अर्निंग होगी 7। अब हम आसानी से नीता की अर्निंग भी निकाल सकते हैं वन डे की। 7 + 3 10 को 21 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट 11। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग्स ऑफ द वन हु अर्न्स द मोस्ट, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं नीता, टू दैट ऑफ द वन हु अर्न्स द लीस्ट, हम बात कर रहे हैं सीता। इनका रेशियो जो है वो है 11:3। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें x0 की वैल्यू गिवन है 1, ऐसे ही x1 की वैल्यू हमें गिवन है 2, और एक रिलेशन गिवन है x of n plus 2 is equal to 1 plus x of n plus 1 divided by x of n, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। और x2, 0, 2, 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम x2 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंपल सी अप्रोच समझ लीजिए। x2 निकालने के लिए n की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x0। तो आंसर बड़ा आसान होगा 1 प्लस, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाई इस उससे भी पहले वाली वैल्यू को नीचे लिख दें, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ऐसे ही अगर हमें x3 निकालना हो तो क्या होगा, 1 प्लस जस्ट पहले वाली वैल्यू को ऊपर लिखें और उससे पहले वाली वैल्यू को नीचे लिखें, तो 4/2, ये वैल्यू 2 हो गई। व्हाट अबाउट x4? अगेन द सेम अप्रोच, 1 प्लस पहले वाली वैल्यू 2 है और उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू 3 है, सो वी विल गेट 1। x5 1 प्लस 1 जस्ट पहले वाली यानी x4 डिवाइडेड बाई x3, सो दिस विल बी 1। x6 अगर हम निकालें तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस x5 अपॉन x4, सो वी विल गेट 2। x7 अगर हम निकालें तो वी विल गेट 1 प्लस x6 दैट इज 2 अपॉन x5 दैट इज 1, 3। अब देखेंगे एक साइकिल इस तरह से रिपीट होना शुरू हो गई है, 1 2 3, जैसे यहां पर थी 1 2 3 2 1 1 एंड सो। अब नॉर्मली क्योंकि हमें x2 0 2 1 की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करें, एक तो ये x0 को हम अलग कर देते हैं। हम अपनी साइकिल को 1 से लेके 5 तक मान लेते हैं, 2 3 2 1 1 एंड द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड 2 3 2 1 1। यहां पर ये 5 टर्म्स हैं, तो 5 से जो भी डिविजिबल होंगी
तो x5 ऐसे ही x10 सबकी वैल्यू 1 आएगी, तो x2020 की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है। हमारी साइकिल 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन मूव कर रही है। एंड व्हाट अबाउट x2021? ये वही नंबर होगा जो इसके बाद का नेक्स्ट नंबर है, दैट इज 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc ऑफ वाटर। तो परसेंटेज में कैसे डिफाइन करना है वो बताया गया है। 2 800 cc bottles are filled with indigo solutions of strength 33% and 17% respectively. एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हम यहाँ बॉटल्स ले लेते हैं। ये हमारी एक फर्स्ट बॉटल है और ये हमने सेकंड बॉटल यहाँ पर ले ली है। दोनों में ही जो हमने सॉल्यूशन फिल किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 800। सो 800 cc की ये भी बॉटल है और 800 cc की ये भी बॉटल है। हाँ, यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन फिल किया है उसकी स्ट्रेंथ है 33% और यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन फिल किया है उसकी स्ट्रेंथ है 17%। याद रखिए एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दैट मीन्स अगर आप इसमें से कोई सॉल्यूशन निकालते भी हैं तो जो बाकी बचा सॉल्यूशन है उसमें भी स्ट्रेंथ सेम रहेगी। अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन अवे। लेट अस से हमने इसमें से x लीटर सॉल्यूशन ये बाहर फेंक दिया, ओके, एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बॉटल। और हमने क्या किया, जो सेकंड बॉटल है उसमें से x लीटर सॉल्यूशन लिया और बाकी बचे हुए सॉल्यूशन में हमने ऐड कर दिया। तो ये x लीटर हमने थ्रो कर दिया, तो अब हमारे पास में यहां पर सॉल्यूशन बचा है 800 माइनस x लीटर जिसकी स्ट्रेंथ है 33%। इसमें हमने x लीटर सॉल्यूशन मिला दिया है जिसकी स्ट्रेंथ है 17%। ऐसा करने पर जो फर्स्ट बॉटल है उसमें हमारा सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ चेंज हो गई है और वो हो गई है 21%। एक सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है जहां पर 33% स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन में 17% स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन मिलाते हैं और ऐसा करने पर ओवरऑल 21% स्ट्रेंथ हो जाती है। एलिगेशन के रूल पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं ऑफ हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू और अपोजिट साइड लिख देते हैं। ये 21 है, ये 17 है, तो 21 माइनस 17 ये हो गया 4 एंड यहाँ पर 33 माइनस 21 ये हो गया है 12। ये रेशियो 1:3 आ गया है। ये रेशियो किसका है? इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी। तो यहां पर 800 माइनस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/3। सो 2400 माइनस 3x इज इक्वल टू x और 4x इज इक्वल टू 2400 और x इज इक्वल टू 600। आंसर मार्क करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहें। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। Then the volume in cc of the solution left in the second bottle. x लीटर तो यहां जा चुका है, तो यहां पर बचेगा 800 माइनस x। 800 में से 600 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां जो क्वांटिटी बचेगी सॉल्यूशन की वो होगी 200 लीटर्स। थीटा बेस्ड क्वेश्चन था, आपको 200 आंसर टाइप करना। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 centimeter, then the length in centimeter of each side of the hexagon is। जब हम रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बनता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालें और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। लेट अस से इस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वो है x सेंटीमीटर। नाउ याद रखिए रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स भी आपस में इक्वल होती है और सारे इंटरनल एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिलके एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, तो ये हमारे रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो गया। अच्छा, ये एरिया किसके इक्वल है? ये इक्वल है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर साइड के इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम किससे निकालेंगे? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर।
तो वी कैन राइट डाउन 12 into 12. नाउ रूट 3/4 यहां पर हमने कैंसिल कर दिया है. 6 goes into 12 2 times, तो x स्क्वायर आ गया है 24. 24 को हम लिख सकते हैं 4 into 6, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2√6. याद रखिए नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी है. ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. हाउ मेनी 3-digit numbers आर ग्रेटर देन 100 and increase by 198 when the 3 digits are arranged in the reverse order? तो यहां पर सबसे पहली बात, हमारा जो 3 डिजिट का नंबर है वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए. दैट मीन्स वो नंबर 101 से लेके और 999 तक कुछ भी हो सकता है. ध्यान ये रखना है कि जब हम उन नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो हमारा नंबर 198 से इंक्रीज होना चाहिए. लेट अस से हमारा जो 3 डिजिट नंबर है वो है ABC. जब हम रिवर्स ऑर्डर में इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा CBA. ये नंबर इस नंबर से 198 ज्यादा है. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? A हंड्रेड्स की पोजीशन पे है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, B को 10 से, और C यूनिट्स की पोजीशन पे है तो इसको 1 से. CBA की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो होगी 100C प्लस 10B प्लस A. हमारी ये वैल्यू इस वैल्यू से 198 ज्यादा. अगर हम इन तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएं तो 100C माइनस C वी विल गेट 99C. 10B से 10B कैंसिल हो जाएगा और A माइनस 100A करने पर 99A. दिस विल बी इक्वल टू 198. सो C माइनस A, हमने 99 कॉमन ले लिया है और डिवाइड करने पर वी विल गेट 2. दैट मीन्स हमारा जो C है वो होगा A प्लस 2. यहां पर B का कोई रोल नहीं होगा, राइट. दैट मीन्स अगर हम A को, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है, वी कैन नॉट टेक इट 0. अगर हम A को 1 लेते हैं तो हमारा जो C है वो उससे 2 ज्यादा यानी कि 3 होगा. व्हाट अबाउट B? B 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. दैट मीन्स ऐसे टोटल 10 नंबर्स होंगे. इट कैन बी 103, 113, 123, 133 एंड सो ऑन अप टू 193. ऐसे ही अगर हम A को 2 ले लें तो C 4 होगा और B के पास अगेन 10 ऑप्शंस होंगे. यहां 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, 6 एंड 7. एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली C की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, 6, 7, 8 एंड 9. C एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसको हम 9 से बड़ा नहीं ले सकते. दैट मीन्स A की पॉसिबल वैल्यूज है 1 से 7, कॉरेस्पॉन्डिंगली C की पॉसिबल वैल्यूज है 3 से 9, और हर एक केस में B कैन टेक 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9. तो हर बार हमारे पास ऐसे 10 नंबर्स पॉसिबल है. अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 70. ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. 5 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x टू द बेस 10 प्लस 4 टाइम्स log of under root 1 minus x to the base 10 is equal to log of 1 upon under root 1 minus x square to the base 10. हमें 100x की वैल्यू मालूम करनी है. यहाँ आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि राइट हैंड साइड पे जो बेस हमने लिया है वो 10 है और इन दो टर्म्स में भी बेस हमारा 10 है. क्या हम इस 5 को भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर बेस 10 हो? log 10 to the base 10 1 होता है. तो ये जो 5 है इसे हम लिख सकते हैं 5 into 1, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं log of 10 to the base 10. log की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब बेस सेम होता है और अगर कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो जो टर्म ऐड हो रही हैं उन्हें हम न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, जो 5 बाहर है ये हम पावर में ले जा सकते हैं. तो ये हो जाएगा log 10 raised to the power 5 to the base 10 minus log
अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द बेस 10। ये 4 को भी हम यहाँ पर पावर में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अंडर रूट होल रेज टू द पावर 4 टू द बेस 10। और जो राइट हैंड साइड पे है वो एज इट इज रहेगा log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लें हम और बेस 10। तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं जिनमें हमने log लिया है, बेस 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन है और यहाँ सब नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीराइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एक्सप्रेशन। ना अंडर रूट है और रेस टू द पावर 4 है, अगर यहाँ रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 2 कर दे तो एक बार तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो नेगेटिव है उसे हम डिनोमिनेटर पे यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ बेस में हम 10 लिखेंगे। राइट हैंड साइड अभी भी हम इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, log ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। दोनों तरफ log लिया है, दोनों तरफ बेस सेम है, ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है, हम log को हटा सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स, क्योंकि जब आप इनको ओपन करेंगे दोनों स्क्वायर रूट में है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां से कैंसिल हो गया। इसे रीराइट करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2। अंडर रूट को हमने इस तरह से पावर में लिख दिया है, और ये 10 रेज टू द पावर 5 जो है उसे हमने डिनोमिनेटर पे लिख दिया। ये हो गया है 1 माइनस एक्स, और पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, 2 प्लस 1 बाई 2 करने पर 5 बाई 2 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5। इसको अगेन हम रीराइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 2 होल रेज टू द पावर 5, थ्योरी ऑफ इंडाइसिस की प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें, अपॉन 1 अपॉन 10 एंड होल रेज टू द पावर 5। दोनों तरफ हमने फिफ्थ रूट लिया हुआ, अगर ले लें तो ये पावर 5 हट जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 10। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 अपॉन 100 99 अपॉन 100। क्वेश्चन में हमसे 100x की वैल्यू पूछी गई है, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आई है 99 अपॉन 100, उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऐसा करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 99। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एज 1, देन 2 3 4 एक ग्रुप है, 5 6 7 8 9 एक ग्रुप है, एंड सो ऑन। देन द सम ऑफ द नंबर्स इन द 15th ग्रुप इज इक्वल टू। जरा ध्यान से देखें, जो फर्स्ट ग्रुप है लेट्स उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं G1 से, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर है 1। जो सेकेंड ग्रुप है इसे हम G2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें 3 मेंबर्स हैं 2 3 एंड 4। थर्ड ग्रुप जो है उसमें 5 मेंबर्स हैं 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे ही जो फोर्थ ग्रुप होगा उसमें टोटल 7 मेंबर्स होंगे, अगर हम करें तो 9 एंड 7 16, सो 10 से लेके और 16 तक, एंड सो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो 15th ग्रुप है उसके नंबर्स का सम क्या होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको सही लॉजिक मालूम होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में इकलौता मेंबर है 1, या आपको कहें इसका लास्ट मेंबर है 1, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन से इट इज 1 स्क्वायर। सेकेंड ग्रुप का लास्ट मेंबर है 4, 2 स्क्वायर। थर्ड ग्रुप का लास्ट मेंबर है 9, 3 स्क्वायर। फोर्थ ग्रुप का लास्ट मेंबर है 16, 4 स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए 15th ग्रुप का लास्ट मेंबर कौन होगा,
तो जवाब होगा 15 स्क्वायर या 225। व्हाट अबाउट 14 ग्रुप का लास्ट में, ये होगा 14 स्क्वायर या 196। तो हमारा जो 15 ग्रुप होगा उसका पहला मेंबर होगा 197, दूसरा मेंबर 198, थर्ड मेंबर 199 एंड सो ऑन, और उसका जो लास्ट मेंबर होगा वो होगा 225। हमें इन नंबर्स का सम निकालना है। क्या यहां से यहां तक हम टोटल कितनी टर्म्स हैं ये मालूम कर सकते हैं? 197, 198, 199 एंड 200, ये तो 4 टर्म्स हो गई, और 201 से 225 तक 25 टर्म्स, तो टोटल ये 29 टर्म्स हो गई। ये सभी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सम निकालना बड़ा आसान है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करके 2 से डिवाइड करें और नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ एन टर्म्स का, अगर आपको ध्यान हो, a प्लस ए एन अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर हमारी फर्स्ट टर्म है 197, हमारी लास्ट टर्म या nth टर्म है 225 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 29। ऐड कर लेते हैं, यहाँ 3 ऐड कर देते हैं, ये 200 हो जाएगा। 3 कम कर देते हैं, ये 222, दोनों को ऐड करेंगे 422 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 211 मल्टीप्लाइड बाई 29। मल्टीप्लिकेशन भी आसान है, 211 इसको आप 30 माइनस 1 कर दें, तो ये हो जाएगा 6330 माइनस 211। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6119। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने चाहिए। सेकंड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF इज 2 सेंटीमीटर। हम यहां पर एक रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, A B C D E एंड F। यहां पर जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। इफ T इज द मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट है T, देन द लेंथ ऑफ AT इन सेंटीमीटर इज। अगर हम A से T को कनेक्ट कर दें तो हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है। यहां पर अगर हम A से C को कनेक्ट कर दें तो ये रेगुलर हेक्सागन का एक डायगोनल कहलाता है और इसकी लेंथ होती है √3x। रेगुलर हेक्सागन में 2 डायगोनल्स होते हैं, एक जिसकी लेंथ होती है √3x और दूसरा अगर हम जैसे A को D से, F को C से और B को E से कनेक्ट कर दें तो ये लेंथ होती है 2x। ये बेसिक वैल्यूज है जो आपको हमेशा याद रखनी होती है। यहाँ x रिप्रेजेंट करता है रेगुलर हेक्सागन की साइड को, तो A से C की लेंथ है √3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, टोटल CD की लेंथ 2 है तो TC इसका हाफ होगा यानी कि 1, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमें लेंथ ऑफ AT निकालनी है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल करें तो AC का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया है 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस TC का स्क्वायर इज 1, और इस पूरी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास में लेंथ आ जाएगी किसकी? AT की, और ये होगी √13। ये वाला ऑप्शन हम इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है √3x, तो फिर उस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर B से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री होगा ना, ये टोटल 120 डिग्री होता है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। अब ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल होगा आपका 30, 60, 90 ट्राइंगल की खास बात है। अगर हम 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को x लेते हैं तो 30 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होगी वो इसका हाफ होगी, दैट इज x/2, और 60 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होगी वो इस वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगी, दैट इज √3/2 इंटू x। लेट्स से इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है m। तो mc की वैल्यू √3/2 इंटू x है, तो am की वैल्यू भी √3/2 इंटू x होगी।
और उस केस में AC की वैल्यू इन दोनों का सम दैट इज √3x। लेकिन हाँ, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Identical chocolate pieces are sold in boxes of two sizes, small and large. Small and large. ये दो sizes हैं हमारे पास. The large box is sold for twice the price of the small box. अगर यहाँ price x लेते हैं तो यहाँ हमें 2x लेनी होगी. If the selling price per gram of chocolate in the large box is 12% less than that in the small box, then the percentage by which the weight of the chocolate in the large box exceeds that in the small box is nearest to. इस क्वेश्चन में पूरी जानकारी या तो रेशियो में दी गई है या परसेंटेज में दी गई है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच है आप कोई वैल्यू अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट अस से स्मॉल बॉक्स जो है उसमें सेलिंग प्राइस पर ग्राम हमने अज्यूम कर ली है 100 रुपीज, तो लार्ज बॉक्स में ये इससे 12% कम है 88। एक और जानकारी दी गई है, लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। लेट अस से स्मॉल बॉक्स को हमने 1000 रुपीज में सेल किया है, तो लार्ज बॉक्स को हम 2000 रुपीज में सेल कर रहे हैं। क्या इस जानकारी से हम इन बॉक्सेस में जो चॉकलेट हमने लिखी है उसका वेट निकाल सकते हैं? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द प्राइस, तो ये हो गई है 10 ग्राम। तो यहाँ पर 10 ग्राम चॉकलेट है और 2000 अपॉन 88 अगर हम यहां पर करें तो दोनों ही नंबर 8 से डिविजिबल है। 250 अपॉन 11 ग्राम चॉकलेट यहां आ जाएगी। क्वेश्चन ये पूछा गया है द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट टू। ये वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली? तो वैल्यू हम डिफरेंस लेंगे 250 अपॉन 11 माइनस 10, ये ज्यादा है कैलकुलेशन क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल बॉक्स हो रहा है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। 250 माइनस 110 ये हो गया है 140 अपॉन 110 इंटू 100। एक जीरो हम यहां कैंसिल कर सकते हैं। 1400 अपॉन 11, 11 1 टाइम 11, 3 लेफ्ट 30, 11 2 टाइम 22, 8 left 80, 11 7 times 77, 3 left. So this is 127 3 upon 11 परसेंटेज। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहें तो x और y लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है आप कोई वैल्यू अज्यूम कर लें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इफ r is a constant such that modulus of x square minus 4x minus 13 is equal to r has exactly 3 distinct real roots, then the value of r is। 3 distinct real roots होने चाहिए यहां पर इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम r की वैल्यू प्लस r लेते हैं और माइनस r लेते हैं तो यहां पर हमारे पास 4 रूट्स आएंगे। रूट्स 3 आने का मतलब है एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां पर दो रूट्स इक्वल हो रहे हैं। अप्रोच क्या होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? आप ये जो अंदर वैल्यू है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। दैट मीन्स अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड माइनस 4 लिखते हैं तो इससे हमारी ओवरऑल जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर एन माइनस 70 और इसका मॉडुलस किसके इक्वल हो रहा है? r की। ना जैसे ही हमने ये देखा, अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो आपको इससे क्लू मिल जाएगा। क्या हो अगर हम r की वैल्यू 17 पुट कर दें? क्योंकि मॉडुलस लिया है तो यहां दो सिचुएशन हमारे पास आएंगी। x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू प्लस r एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस r। r की जगह अगर हम 17 पुट कर दें तो यहां पर ये प्लस 17 और माइनस 17, यहां माइनस 17 कैंसिल हो गया है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2। यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा। व्हाट अबाउट हियर?
x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अगर हम अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 34। तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34। तो दो रूट्स तो हमें यहां मिल गए हैं और एक रियल रूट हमें यहां मिल गया है, तो टोटल हमारे 3 रियल रूट्स हो चुके हैं। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन को हम आंसर मार्क कर सकते हैं।